So how has been the journey? तो बात ये थी कि भाई वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 15 साल लगता है और अगर आप जल्दी में हैं तो 25 साल लगेगा। तो That was the good one. मेरे को लगता था कि ये सब लोग मेरे से स्मार्ट हैं और ये इतने सारे स्मार्ट लोग, ये सब लोग एनालिस्ट और फंड मैनेजर बनने वाले थे, अपना तो नौकर लगेगा नहीं कभी। पता चला कि भाई इंजीनियर्स को तनख्वाह नहीं देते जा रहा है। तो आप अपने लाइफ का मतलब समझो 20-22 साल डाल दिए और उसके बाद दुनिया बदल गई। एक तो हुआ डिमोनेटाइजेशन, तब पहली बार ऐसा हुआ कि भाई हम सब लोगों को फोर्स किया गया कि हमको टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर रहना है। तो यंग जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं, इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मच हायर। यंग लोगों का केवल रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, ये एक एस्पेक्ट तो है। देयर बी मोर एग्रेसिव रिस्क सीकर्स। इनको लगता है कि भाई पैसा स्मॉल कैप में ही बनता है। अब क्या है कि ये डिग्रीज का और डिग्री के बाहर का जो अंतर है ना वो बहुत कम हो गया, क्योंकि अगर किसी पास डिग्री नहीं भी है तो भी वो बहुत कुछ पढ़ के, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेके अपने आप को रेलेवेंट बना सकते हैं। मेरे को यह लगता है कि जो लोग एआई के साथ मिलके काम करेंगे, they will be जब मार्केट में एक वेव चलती है तो कुछ लोग उस वेव को देखते हैं और कुछ लोग उस वेव को लीड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र। आज मैं आपको इनसाइट एक्सचेंज के इस एपिसोड में आपको रूबरू कराऊंगा with one and only Mr. Ashish Somaiya, who is the CEO of White Oak Mutual Fund. इन्होंने इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट किया है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को लेते हुए। आशीष जी, वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू। सो आशीष जी, बहुत नाम है आपका इंडस्ट्री में, बहुत लोगों ने आपको सराहा है। आज के दिन में जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट को एज अ लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, उन्होंने आपकी बहुत सारी लर्निंग से सीखा है, सुना है आपको बहुत बार। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम आपको अपने एपिसोड में इनवाइट कर सकें कि हमारे भी व्यूअर्स को कुछ ना कुछ आपके इनसाइट से जानने, समझने, सीखने मिलेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, बहुत इंडिफरेंट मोड में आपने अपने करियर की शुरुआत की। यूजुअली व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर्स कि जब 1999 और 2000 का एरा चलता था तो पीपल हु वर परस्यूइंग इंजीनियरिंग वो यूजुअली डायमेंशन स्विच करके फिर फाइनेंस साइड नहीं आते थे, बट यू डाइवर्टेड टू द फाइनेंस सेगमेंट और दैट टू द सेल्स एस्पेक्ट। तो वो कैसा लाइफ टेकिंग, मतलब लाइफ का एक मेजर डिसीजन रहा है आपके लिए सर? एक्चुअली इसके मतलब कभी-कभी आप किसी को कुछ सवाल पूछते हैं तो वो बहुत साइंटिफिक रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको तो पता ही हमको करना क्या था, तो पहले हमने ये किया, फिर हमने ये स्टेप लिया, फिर हमने ये स्टेप लिया। तो मेरा लर्निंग क्या है कि भाई ऐसा कोई परफेक्ट बैक स्टोरी होता नहीं है। जैसे अगर आप लाइफ में आप रोड पे समझो आप चलते जा रहे हैं ना, तो कभी लेफ्ट टर्न आता है, कभी राइट टर्न आता है, कभी दोनों तरफ का रोड आता है, फिर आप एक रोड चूज करते हैं। सो इट अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस। सो मुझे एक्चुअली जैसे इंडिया में ऐसे जोक बोलते हैं ना कि भाई जो लड़के होते हैं जो पहले इंजीनियर बनते हैं फिर डिसाइड करते हैं उनको करना तो वैसे मैंने भी बचपन से मेरा ऐसा डिसीजन था कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूंगा। दैट वाज द फर्स्ट विजन। हाँ, तो वो तो मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन और इनफैक्ट मैं एकदम छोटा था तो मुझे लगता था इंजीनियर वो होता है जो ट्रेन का इंजन चलाता है तो कोई रीजन ही नहीं था इंजीनियर बनने का एक्चुअली, बट इंजीनियर बन गए। चलो, बनने के बाद एक फैक्ट्री में काम करते थे तो फिर समझ में आया कि भाई, और परिवार का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे आने वाला था, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि भाई इंजीनियर्स की तब ये सब जो हम लोग ये भी ग्लोबल कैप्टिव सेंटर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ये सब तभी इतना था नहीं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बहुत नया फील्ड था और ज्यादातर ज्यादा लोग मैकेनिकल, केमिकल, तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया, फिर मैं फैक्ट्री में पढ़ने लगा, फैक्ट्री में काम करने लगा, तो पता चला कि भाई इंजीनियर्स को तनख्वाह नहीं देते जा रहा है। तो फिर किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मुंबई में गुजराती है तो फॉलो तो करते सुनना है, जानना ही है, अंडरस्टूड। फिर किसी सीनियर से ऐसा एडवाइस मिला कि भैया मेरी एल्डर सिस्टर है, उन्होंने भी एडवाइस किया कि भाई थोड़ा आप और पढ़ाई कर लो। हाँ, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर जो है वो मेरी फीस वगैरह भरती थी, उन पर डिपेंड करता था मैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तब तक तुम और पढ़ाई कर लो। इसकी वजह से फिर मैंने फाइनेंस में एमबीए पढ़ाई की, आगे परस्यू किया फाइनेंस में, एमबीए वगैरह किया, एंड देन यू मूव्ड ऑन टू द फाइनेंशियल फील्ड। हाँ, तो पहुंचते कहीं पे पहुंच गए, ऐसा कोई जानबूझ के नहीं। तो अर्लियर डेज में सर, जब करियर आपने स्टार्ट किया उस समय के कुछ ऐसे मेजर ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से एक स्विच होकर के फाइनेंस में शुरू से होते, तो उसका एजुकेशनल बेनिफिट दूसरे मिलते हैं आपको। Absolutely.
नहीं तो उसका भी योर बहुत करेक्ट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि उसके कुछ फायदे भी हैं। देखिए, अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो और इंजीनियरिंग में समझो फैक्ट्री में काम किया और उसके बाद एमबीए किया फाइनेंस में, तो कुछ तो फायदे होते हैं। एक सिंपल चीज है, देखो, अगर आपने एक फैक्ट्री में काम किया है, मतलब आज तो जीएसटी है, तब वो एक्साइज और सेल्स टैक्स और ये ऑक्ट्रॉय और ये सब होता था। तो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझो कि अगर आप कॉलेज इंजीनियरिंग के बाद काम किया, फिर एमबीए कॉलेज में चले गए, एमबीए कॉलेज में कोई बिजनेस का कोई समझो सब्जेक्ट है, तो काफी सारी चीजें ऐसी है जो जिन्होंने फैक्ट्री में या रियल वर्ल्ड में काम नहीं किया उनको समझ ही नहीं आएगा कि भाई बोल क्या रहे हैं, वैल्यूएशन क्या होता है, एक्साइज क्या होता है, पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड, राइट। तो कुछ तो फायदे हैं। दूसरा चीज है जैसे कि भाई अगर आपकी साइंस और इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है तो फाइनेंस की काफी सारी चीजें आपको बेटर समझ में आती है। जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग, नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, काफी सारी चीजें, उसमें फायदा होता है। और आपने ये भी सही बोला कि नुकसान भी होता है, क्योंकि राइटली और रॉन्गली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसे अकाउंट्स है, एक डबल एंट्री सिस्टम है, क्या है मतलब, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स, क्योंकि सब जो है माहिर है वहां पे, और आप मतलब सब बाउंसर जा रहे हैं उसमें। You entered into the stage 2, आप स्टेज 1 जो है सीधे क्रॉस करके आप सीधा ऊपर ही आ गए, राइट। सो वो तो उससे क्या होता है कि भाई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि काफी सारी चीजें क्लास में आपको समझ में नहीं आती है, एंड समझ में आ भी रही है तो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो दैट वाज अ चैलेंज। तीसरा चीज जैसा आपने जिक्र किया कि भाई मैं सेल्स में स्टार्ट किया, मैंने उसका भी कारण है, क्योंकि मेरे क्लास में जब मैं एनएम में पढ़ता था 2000 के साल में पास हुआ मैं, तो 98, 99, 99, 2000 ये 2 साल में मेरे क्लास में जितने लोग थे ना, तो जितने लोगों का भी एमबीए फाइनेंस का बैकग्राउंड था और एनएम का चलो अच्छा रेपुटेशन है, तो वो लोग को लगता था कि भाई हमको फंड मैनेजर बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, एनालिस्ट बनना है, नेक्स्ट लेवल फाइनेंस गाय बनना है। हाँ, तो मेरे को लगता था कि ये सब लोग मेरे से स्मार्ट है, और ये इतने सारे स्मार्ट लोग, ये सब लोग एनालिस्ट और फंड मैनेजर बनने वाले, तो अपना तो नंबर लगेगा नहीं कभी। तो इसलिए मैंने उसमें ट्राई भी नहीं किया। मैंने सोचा कि भाई जहाँ पे कम कंपटीशन, मतलब इंजीनियर विद एमबीए वाले बैकग्राउंड वाले लोग सेल्स में जाते नहीं है, राइट। तो मेरे को लगा कि भाई जहाँ पे कोई नहीं जाता है उधर अपना उस रास्ते को एक्सप्लोर कुछ तो बन पड़ेगा अपना, क्योंकि ये सब इतने सारे दिग्गज लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वहां तो अपना नंबर लगेगा नहीं। तो इसलिए मैं एक्चुअली आई स्टार्टेड इन सेल्स, और तभी द कैलकुलेटेड विजन डिड एवरीथिंग। कैलकुलेटेड विजन बोलो या इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बोलो, जो इधर भी सर आपको वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसको जो है कैलकुलेटेड विजन कह लेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि सक्सेसफुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया वो। हाँ, नहीं, सो आई वुड लाइक टू स्टेट द फैक्ट्स, जो सच है वही है, क्योंकि यस यू आर राइट कि आप उसको एक परफेक्ट तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, बट हकीकत है कि इतना परफेक्ट था नहीं वो एक्चुअली। इट वर्कड आउट, वो अलग चीज है। So, sir, you started with ICICI. As we got to know कि आपने ICICI में internship के हिसाब से शायद start किया था. So, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि interns मतलब they are at the very मतलब even lower than the executive level. वहाँ से आप जो है head किए पूरी sales desk को और business expansion में बहुत major role लेके आ रहे हैं. तो how has been the journey and what experience you passed on to the fellow colleagues of your ICICI? एक्चुअली हम लोग जब ज्वाइन किए ना, जैसे मैं 90, आपने सही बताया, 1999 अप्रैल में मैं गया, तो मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीच में जो समर इंटर्नशिप होती है, वो समर इंटर्नशिप मैं किसी के थ्रू पता करते करते पहुंच गया, और माय एल्डर सिस्टर हेल्प मी एंड देन वी न्यू समबडी, तो फिर हमने वहाँ पे अपने लिए समर ट्रेनिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया। फिर अब वो समर ट्रेनिंग में उन्होंने लिया, तो वो 2 महीने बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट दिया एक्चुअली। कि भाई देखिए क्या होता है, कभी कभी जो एक तो सैल्यूट करना चाहिए अपने ऐसे बॉसेस को जो इंटर्न्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कई लोग तो इंटर्न्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, एंड उनको लगता है कि अरे भाई इनको कुछ प्रोजेक्ट दे दो, और फिर लेकिन जो हमारे बॉस थे उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन टाइम स्पेंड करने के पहले हमको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये किया कि इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दे दिया। उनको लगा कि भाई इसको ऐसा प्रोजेक्ट दो कि बंदा आए ही नहीं वापस, काम पे लगा दो। बट फिर भी उन्होंने भी हेल्प किया, बाहर से भी हेल्प किया, बट तब के जमाने में जैसे बॉन्ड, ये जो फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं ना, तो क्या फिक्स्ड इनकम में आप जानते हैं कि सारे बॉन्ड्स ट्रेड नहीं होते। अच्छा, कुछ बॉन्ड ट्रेड होते कुछ ट्रेड नहीं होते। अब कई सारे बॉन्ड्स की अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, तो एनएवी कैसे गिनेंगे। okay. तो उसके लिए ना एक बॉन्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स बन रहा था। okay. तो कुल मिला के उस पर संशोधन करना है भाई हाउ करेक्ट कैसे, हाँ ये कौन सा सही है, कैसे करने का, एनएवी कैसे गिनना।
तो उन्होंने बोला कि भाई कोई कॉलेज का लड़का है, इसको ऐसा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दे दो, ये गायब हो जाएगा, जब आएगा देख लीजिए। तो फिर भी हमने मेहनत करके वो पूरा Complete. कर दिया, तो वो इम्प्रेस हो गए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको हम स्टाइपेंड देंगे, आप यहीं पे काम करो। तब क्या होता था, इतना स्ट्रॉन्ग ये अटेंडेंस वगैरह का इतना चक्कर नहीं था। तो दूसरा साल जो मेरा बी स्कूल का है, उसमें तो मैं कॉलेज ही नहीं गया फिर, क्योंकि पैसा भी मिल रहा था, काम भी Stipend मिल रहा है, then I'll be उन्होंने बोला, काम gathering भी the करोगे तो experience. नौकरी भी यही मिल जाएगा Hmm. तुमको। सो देन आई नेवर वेंट Back to the तो college. वहीं से कंटिन्यू। Continue, yeah. और फिर तो क्योंकि वो अच्छा एक्सपीरियंस था, तो तब के जमाने में हमारे कॉलेज के दूसरे 6-7 लोगों को हमारी कंपनी ने फिर They got an opportunity कि colleges rendering. हाँ, फिर हम हमारे कंपनी को हम कैंपस में लेके गए, हमारे और सारे फ्रेंड्स को भी हायर किया हम लोग ने वहां से फिर। सर, उस समय म्यूचुअल फंड में आप घुसे on the sales part 1999 and 2000, almost 25 years back. The mutual fund was technically not known by the people. बिल्कुल Mutual fund has always been a product for the retail investors, and retail has always been away from stock market or the mutual fund kind of product at that era. जी। That tough रहा सर उस समय जो है अपने आप को प्रूफ करना या कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट करना. एक्चुअली तब क्या था, जो मैंने आपको एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बोला कि मैं पहले इंजीनियर था, फैक्ट्री में काम किया, फिर ये पढ़ाई किया। तो पर्सनली तो ना कोई भी चीज मतलब ऐसे लगे हुए काम करने में, तो क्या इजी और क्या डिफिकल्ट समझ में नहीं आया, मतलब लग जाते थे काम पे। बट अभी अगर आप मेरे को बोलो वो काम करना, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि तभी क्या था, जैसे 98 99 में या 99 2000 में, शिवन आई डोंट नो इफ यू नो, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता था, जिसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड्स। फिर आप देखिए, ये सब तो था ही, ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, NSC वगैरह. एनएससी वगैरह है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीपीएस है, इतना बड़ा स्टेट बैंक है, ये एचडीएफसी वगैरह। तो जस्ट आपके दर्शकों को शायद कितना अंदाजा होगा पता नहीं, लेकिन तभी आरबीआई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड इशू करती थी ना, उसका रेट होता था 11% टैक्स फ्री। ओके, अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस हर महीने ब्याज देती थी, उसका एनुअल रेट होता था 10%। With monthly payout. मंथली पे आउट, यस। और ये बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन है जैसे एचडीएफसी, तो ये लोग 16-17% में पैसा, जब देखो गवर्नमेंट 11% टैक्स फ्री में ले रही है, तो इनके ब्याज पे तो तब भी टैक्स लगता, तो ये लोग 16-17% देते थे। साइड जो कार लोन वगैरह करते थे, तो कोटक, एचडीएफसी, ये सब, आईसीआईसीआई सेफ्टी बॉन्ड वगैरह, ये सब बहुत बड़ा इनका ब्याज दर काफी ऊपर होता था। अब ऐसे माहौल में अगर आप किसी को जाके बोलोगे कि भाई म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो बोलेंगे कि भाई ये बॉन्ड्स और शेयर्स में पैसा लगाने का जरिया होता है। बोलेंगे यार बैंक पे रखने पे स्टेट बैंक 10% दे रहा है, तो आप बोलेंगे कि भाई आपका म्यूचुअल फंड में कितना आएगा, तो आपको पता है, बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस। और उसके पहले के ये जो आजकल के नौजवान लोग सब जो ओटीटी पे देखते हैं, वो तो फिर रोज अखबार में आ रहा था ना, ये हर्षद मेहता, केतन पारेख, स्टॉक मार्केट चल नहीं रहा है, ये स्कैम हो गया, वो हो गया। तो क्या होता था कि बहुत कम लोग पैसा लगाते थे, म्यूचुअल फंड पता नहीं था, बहुत कम, मतलब। और आप लॉजिक ही नहीं समझो यार, अगर गवर्नमेंट आपको 11-12% दे रही है, That is a guaranteed and assured return. Why to play the risk? और तब जो मार्केट का रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, जो मार्केट का हिस्ट्री थोड़ा वीक था। तो अभी जो है, अब आप देखिए, अब आपके सामने अपने आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी का नंबर्स, मार्केट के नंबर्स, अब आपके पास पूरी हिस्ट्री, पूरा इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे, लोगों अभी कंट्री नौजवान हो गई है, देयर आर मोर यंग पीपल, इनका नॉलेज, एजुकेशन, इनका रिस्क एपेटाइट। और सबसे बड़ी चीज अभी क्या हुआ है कि ब्याज दर, मतलब आज गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड में टैक्स फ्री नाम का तो कोई चीज नहीं है, बट उसको अगर आप रिस्क फ्री बोलेंगे तो 6.5-6.5% वगैरह। तो अब एक साइंटिफिक रीजन बनता है कि भाई क्यों लोगों को शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 25 साल पहले अगर आप शेयर बाजार में पार्टिसिपेट नहीं भी करते तो कुछ गलत नहीं था उसमें, क्योंकि उसका हिस्ट्री और एक्सपीरियंस खराब। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत अच्छे थे उस समय। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट इज फ्रंट एंड सेंटर, इट्स अ कोर पार्ट। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तभी तो हमको जाके लोगों को बताना पड़ता था व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, वहां से स्टार्ट हुई। आपने बिहेवियरल स्विच देखा इन्वेस्टर्स का, यू डेल्ट विद इन्वेस्टर्स जो सन 2000 में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, एंड यू आर डीलिंग विद इन्वेस्टर्स जो आज जैसे आपने भी कहा यूथ इज फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो एब्सोल्युटली। हाउ हैज द साइकोलॉजी चेंज्ड?
क्या साइकोलॉजी में मतलब टुवर्ड्स द गुड साइड उसके प्रॉस क्या है जो साइकोलॉजी चेंज हुई और कॉन्स क्या है? दोनों ही चेंजेस हुए हैं, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही एस्पेक्ट्स में कुछ ना कुछ बताओ देखने के लिए। सी एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूंगा प्रोज एंड कॉन्स, बट आई वुड से शिवेन व्हिच यू गाइस आपने भी देखा होगा इतने साल से क्या होता है कि हर समय मार्केट में अलग अलग कोहॉर्ट से अलग अलग बैचेस या अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। हाँ, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन जो है इसका सबसे बड़ा ग्रोथ दो स्टेजेस में है। एक तो हुआ डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तब पहली बार ऐसा हुआ कि भाई हम सब लोगों को फोर्स किया गया कि हमको टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर रहना है, क्योंकि पैसा लेने देने का तरीका ये हो गया कि भाई आपके पास कोई ना कोई ऐप डिजिटल ऑनलाइन। तो एक तो डिजिटल अडेप्शन रियल फिलिप, और उसी के पहले जियो लॉन्च हुआ था, तो जो फ्री इंटरनेट राइट, तो जियो, फिर डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद कोविड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से डिजिटल अडेप्शन अलग लेवल पे हो गया। और ये सारी चीजें कोइंसाइड इस चीज से हुई कि भाई जब एक हमारा एक जो यंगस्टर्स का पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में, मतलब आप जानते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जो पूरा का पूरा ब्रेकअप है वो पिछले 10-15 साल में चेंज होने लगा है। बिकॉज 10-15 साल पहले इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे थे, आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग नौजवान हैं। तो पॉपुलेशन का जो कंस्ट्रक्ट 10 to 15 वाला जो चेंज होकर के 15 to 30 और सारे स्लैब में गोस टू एग्जैक्टली, तो पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्ट चेंज हुआ, जियो और डिजिटल का मूवमेंट आया, और डिमोनेटाइजेशन और कोविड, ये दो एपिसोड्स है, इसने हमको फोर्स किया कि भाई हमको डिजिटली ही स्विच होना ही पड़ेगा। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। उसमें हाँ मतलब अनिवार्य है, मतलब और कोई चॉइस, हाँ और कोई चॉइस नहीं है। दैट वुड बी द फोर्स हो गया सब। तो आई थिंक उसके बाद बहुत सारे लोग हैं। अब देखो कि जो 2016-17 में मार्केट में आए ना, उन लोगों का हो गया 8 साल का एक्सपीरियंस। जो 2018 में उनका 6 साल का, जो कोविड में उनका भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और क्या होता है कि जब मोर एंड मोर एक्सपीरियंस पीपल, जब ज्यादा से लोगों को एक्सपीरियंस मिलने लगता है तो उनको समझ में आता है कि ये जो ऊंच नीच हो रही है ना, ये तो यहाँ पे जिस समय तक वोलेटिलिटी इज अ फीचर नॉट अ बग। तो नाउ यू हैव मल्टीपल पीपल जिनका एक, क्योंकि देखिए आप तो बुकिंग में आपको मालूम है कि भाई 12 से 13 करोड़ तो यूनिक डिमैट वाले हैं, करीब करीब 6 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड वाले हैं। उसमें कोई ओवरलैप होगा, बट करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट स्ट्रेट अवे। हाँ, अब सबका अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना साइकोलॉजी होएगा, लेकिन मार्केट की स्टेबिलिटी और मार्केट में पैसा आना ये अब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ रही है, नंबर ऑफ यंग पीपल इज राइजिंग, प्लस वो नंबर ऑफ यंग पीपल राइजिंग के पहले ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी बन चुका मार्केट में। एंड लास्ट थिंग आई टेल यू कि भाई जो लोग 2000, 2001, 2002, 2003 या 95, 96 या 2008, 2009 या इवन 2012-13, तब जिन लोगों ने देखा ना कि मार्केट में 2-2, 3-3 साल कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट खराब हो रहा है, तब लोग घबराते थे। अब उनका एक्सपीरियंस बन गया। अभी पिछले थोड़े साल में जो है इन्होंने कोविड भी देख लिया, फिर 2022 में तो लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, 2023 में लोग सिलिकॉन वैली की बात कर रहे थे, अब फिर आप देखो 2025 की शुरुआत डिफिकल्ट थी। तो आई थिंक enough number of people have seen enough amount of history and they are having the proper experience of ups and downs of the market. तो कई बार हम देखते हैं जैसे टीवी में या कहीं पे सोशल मीडिया में भी डिस्कशन होता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई इतने सारे जवान लोग हैं, 2020 के बाद आए, 15-20% मार्केट गिरेगा या मार्केट नीचे रहेगा, तो ये सब घबरा के भाग जाएंगे। तो मैं हमेशा इनको क्लैरिफाई या करेक्ट करता हूँ कि जैसे समझो मैं 50 साल का हूँ, मैं 1999 में जिस तरीके से मार्केट को देख के बिहेव करता था, जो आज कोई लड़का या लड़की 24-25 साल का है वो मार्केट को देख के कैसे रिएक्ट करेगा, वो मैं अपने चश्मे से नहीं देख सकता हूँ। So vision would be completely different. तो लोग एक्चुअली क्या है, लोग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एजुकेशन, बैकग्राउंड, ये सब चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सर एक चीज मैंने और नोटिस की है ऑन द साइकोलॉजी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो वन जनरेशन पीछे वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टिंग इन 90s एंड अब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है उसके कंपैरिजन में जो यंग जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी is much higher. 100%, no doubt. They are ready to take any kind of risk. They are looking and thriving for better returns that might be much more risky. अरे भाई 80s 90s में as a country,
एज अ होल कंट्री वी वर कैपिटल डेफिसिट, जिसको आप बोलते हैं पूंजी का अभाव था यहाँ पे। तो अगर आपके घर में 80s 90s में अगर आप 100 रुपए बाजार में लगाते और वो 100 रुपए तोड़ते या 100 में से 50 रुपए भी तोड़ते, तो आपके परिवार पे उसका असर होता। आपको पूछते लोग कि भैया आपने ये गैर जिम्मेदारी वाला काम क्यों किया है। लेकिन अभी कोई लड़का 24-25 साल का लड़का या लड़की है और उसके 100 का 75 होगा, तो उनका मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का लॉस को या किसी के लॉस को अंडर एस्टिमेट किया जाए, बट उनके ऊपर उससे उतना असर नहीं। they would be considering it as a learning opportunity कि उन्होंने कुछ सीखा इससे। यस, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है, तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है। दूसरा, अभी लोगों का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग हो गया है, लाइक जो It's also a मेजर डिफरेंस है। अगर पैसा गंवाने से मेरे पे 25 साल पहले क्या असर पड़ता और थोड़ा बहुत पैसा गंवाने से आज मेरे लड़के पे क्या असर पड़ेगा, उसकी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और जो म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में जो 8-10 करोड़ लोग, मतलब ओवरलैप मिला के समझो 10 करोड़ लोग इस बात कर रहे हैं, तो ये 10 करोड़ लोग पूरा 142 करोड़ लोग नहीं है ना। ये 10 करोड़ लोग तो जो है वो उसी तरीके से एक पोर्शन है। और आई थिंक सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द इन्वेस्टर्स एंड देयर मैच्योरिटी। सर विद द टाइम, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यूथ का जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी विद टाइम बहुत हाई है, और तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी वो एक्सप्लोर कर। ऑफ कोर्स पहले ब्रॉडर इंडाइसेस बेस्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद करते थे लोग, सेफर मानते थे उसको। इक्विटी में भी जाना है तो भाई लार्ज कैप ले लो, शांति से अपना जो सेफ रहेगा। अब थीमेटिक फंड्स के जो है बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो हाउ थिंग्स आर शेपिंग ऑन द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट क्रिएशन प्रोफाइल पे। So, I'll come to the thematic funds and small cap जहाँ पे लोग रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। बट एक चीज आपके प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे को जोड़ना है कि जैसा आपने बताया कि यंग लोगों का रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, जो मैं भी सहमत हूँ, तो ऑब्वियस है उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। और एक चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यंग लोगों का केवल रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, ये एक एस्पेक्ट तो है, लेकिन क्या है कि इन लोगों का एबिलिटी टू बी स्लाइटली लॉन्ग टर्म, वो भी तो लॉजिकली है ही ना। देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कंट्री लेवल देखते हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जवान हैं और कम से कम लोग बुजुर्ग हैं, तो उस कंट्री में जैसे पेंशन फंड है, तो पेंशन में पैसा डालने वाले ज्यादा, निकालने वाले कम। तो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भैया पेंशन का पैसा भी आप फिर इंश्योरेंस का टैक्स देख लो आप, इंश्योरेंस में भी प्रीमियम देने वाले ज्यादा है, उस तरफ क्लेम करने वाले रिलेटिवली कम ही होंगे ना भाई, क्योंकि वो भी एज डिपेंडेंट है। डिजीजेस है, हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, तो एज डिपेंडेंसी उस पर भी होती है। तो पेंशन फंड्स, हर तरीके का इंश्योरेंस। तो यूथ का न केवल रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, एक पूरा कंट्री लेवल पे अगर आप देखें तो यूथ कॉन्स्ट्रक्ट होने का इकोनॉमी और स्ट्रक्चर भी मार्केट का अलग हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जवान है ना, क्योंकि हम लोग सब लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के नजरिए से देखते हैं, लेकिन बाजार में और एक बड़ा पार्टिसिपेंट है पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इनका अप्रोच अलग हो जाता है, बिकॉज इनको पता है कि भाई हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाले ज्यादा है, क्लेम करने वाले रिलेटिवली कमी हो जाती है। कैन बी मच मोर एग्रेसिव। तो ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कमिंग टू इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि भाई ऑब्वियसली इन लोगों का रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, समझ भी थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आप इनको बोलेंगे कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, लंबे अरसे में आप SIP करिए, फिर आपका मार्केट का 12-14% बनेगा, तो आपका उससे 2-4% ज्यादा बनेगा। लेकिन क्या है, ऑल सेड एंड डन, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ चीज जो अगर आप नॉर्मल करने के बजाय जल्दी करने का मौका मिले, तो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी करें, राइट। तो इसकी वजह से ये जरूर होता है कि द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड द पॉपुलेशन इज सच देयर बी मोर एग्रेसिव रिस्क सीकर्स। तो इनको लगता है कि भाई पैसा स्मॉल कैप में ही बनता है। अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि पिछले 15-20 साल का आप इंडाइसेस देख लेना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स का देखिए पिछले 3-4 साल में तो स्मॉल कैप का भारी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसके बावजूद भी अगर आप 15-20 साल का देखें ना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप इंडेक्स के मुकाबले दिया है केवल 1.5% ज्यादा, 1% ज्यादा दिया है। ये मैं मानता हूँ कि भाई 20 साल के लंबी अवधि में 1% भी बहुत मायने रखता है, राइट। लेकिन दोनों के इंडेक्स में कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में पैसा म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि लार्ज कैप में कुल मिला के 100 कंपनियां हैं, वही बड़ी IT कंपनी, बैंकिंग, बड़ी कंपनी, कमोडिटी, एनर्जी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में वैरायटी बहुत ज्यादा है, बिग यूनिवर्स। दूसरी चीज की वैरायटी और हेट्रोजेनाइटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग सेक्टर्स, हर सेक्टर में अलग अलग कंपनियां।
तो वहां पे क्या है कि स्टॉक पिकिंग का असर ज्यादा होता है कि भाई आपने क्या लिया और आपने क्या छोड़ा, उसमें रिटर्न में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पोटेंशियल होता है। और जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, जो यंग लोग हैं, वो चाहते भी है कि भाई उनका पैसा ज्यादा रफ्तार से बढ़े, ग्रो करे। तो आई थिंक धीमे धीमे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। देखिए हमारा रिकमेंडेशन यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा डाइवर्सिफाइड फंड्स में होना चाहिए, राइट। लेकिन लेकिन लोग अपना अपना एक्सपीरियंस लेके, अगर आप एक थाली है तो अब क्या कर सकते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जितना उनको सब्जी खाना चाहिए उतना वो अचार खा लेते हैं। तो बियॉन्ड द पॉइंट आप उसको, दैट इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, टेक्निकली नॉट करेक्ट, बट पीपल आर डूइंग इट। करते हैं ना कुछ लोग, जैसे अपने घर में भी बच्चे होते हैं, वो रोटी के साथ केचप खाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसका, राइट। जितना सब्जी खाना चाहिए उतना केचप खाते हैं, राइट। जितना राइस खाना चाहिए उतना नूडल खाते हैं, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। धीमे धीमे सीखेंगे सब, राइट। सर अभी आपने जो कहा ना, पीपल वांट टू अर्न क्विक, जिससे आप ही का एक फ्रेज याद आ गया, और बड़ा मजेदार आप ही बोल दिया था कि वी वांट टू गेट वेल्दी, कितना टाइम फ्रेम आपको लगेगा? तो वो बेसिकली मेरे को भी किसी ने कॉन्वर्सेशन में बात आ गई थी, कभी कभी बात करते करते कोई कुछ बोल देते हैं, तो बात ये हुई थी कि भाई अगर आपको इंडिया जैसे कंट्री में ना वेल्थ क्रिएट करना है, हाँ जी, तो हम लोग नसीबदार है, क्योंकि हमारे तो नॉमिनल जीडीपी 12-13% ग्रो करता है, कंपनियों का मुनाफा 12-13% ग्रो करता है, मार्केट भी 12-15% CAGR पे चल रहा है। तो बात ये थी कि भाई अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 15 साल लगेगा। लेकिन जैसा आपने बोला, सेक्टर फंड, स्मॉल कैप फंड, थीमेटिक फंड्स, कोई रिटर्न्स, कोई कुछ तो कोई फंड का भी खरीदते हैं। तो बात ये थी कि भाई वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 15 साल लगता है, और अगर आप जल्दी में हैं तो 25 साल लगेगा। तो that was the good one. That was the good one. वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्टकट महंगा पड़ता है बहुत, राइट। सिस्टमैटिक अप्रोच होना लॉन्ग टर्म विजन के साथ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। देखिए आप स्लो एंड स्टेडी चलिए, लेकिन आप मैदान से बाहर मत होइए। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत एग्रेसिव खेलते हैं तो विकेट गंवा देते हैं। सर टेक्नोलॉजी जैसे शेप कर रही है आज के दिन में हमारे फाइनेंशियल ओवरऑल डोमेन में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, पूरे फाइनेंशियल डोमेन में जैसे टेक्नोलॉजी जितना स्ट्रांगली इन्फ्यूज हो रही है, तो आगे आने वाले 5-7 साल में आप क्या व्यू कर रहे हैं, क्या कहाँ आई कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ चुके होंगे टेक्नोलॉजी के, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट या टुवर्ड्स चूजिंग द करेक्ट प्रोडक्ट्स, व्हिच वुड बी द करेक्ट प्रोडक्ट? से एक चीज क्या होगा, मेरे को लंबे अरसे में ना अल्टीमेटली 2-3 चीजें हो रही है इसमें। काफी एक क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि काफी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें इसमें हो रही है। तो मैं आपको दोनों तरफ की चीजें बता दूं कि क्या है अल्टीमेटली हमारी क्या लर्निंग है। अल्टीमेटली हमारी ये लर्निंग है कि लंबे अरसे में मार्केट में ऊंच नीच आए, आप ग्रोथ खरीदो, क्वालिटी खरीदो, वैल्यू खरीदो, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी खरीदो, बेचारे स्टॉक को नहीं पता आप उसको क्या बोल रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के क्या होता है कि जिन कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है और जिनके मुनाफे में ज्यादा से ज्यादा फ्री कैश फ्लो निकल के आ रहा है, मतलब मुनाफा मतलब पेपर पे नहीं कि भाई इन्वेंटरी रिसीवेबल, वो नहीं, जिन कंपनियों का मुनाफा सबसे ज्यादा रफ्तार से बढ़ता है और जिसके मुनाफे में से केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, फ्री कैश फ्लो प्रॉफिट निकल आता है, उन्हीं कंपनियों का लंबे अरसे में मार्केट कैपिटलाइजेशन और शेयर का नाम चलता है। देखिए छोटी अवधि में तो अच्छी कंपनी, खराब कंपनी, एक कहीं टेलविंड आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, तो छोटी अवधि में तो कुछ भी चल सकता है। लेकिन सस्टेनेबल लंबी अवधि में वही कंपनियां चलती हैं जो आर्थिक व्यवस्था के हर माहौल को अडेप्ट करती हैं और जिनका मुनाफा और कैश फ्लो ग्रो करता है। तब क्या है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूसेज होगा। तो आप देखिए अब तक टेक्नोलॉजी का जो यूसेज हो रहा है, लोग एल्गोरिथम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। लोग तरह तरह के एप्स बना के उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्क्रीनर्स दे रहे हैं, रिटर्न्स दिखा रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस दिख रही है, डेटास अवेलेबल हो रहे हैं स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए, स्क्रीनर्स बन रहे हैं लोगों के, स्क्रीनर्स को लेकर के स्ट्रेटजीज बन रही है, स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट भी किया जा रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो हर एक चीज अब तक जो मैंने देखी है, टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है, वो अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर के टाइम होराइजन को शॉर्ट टर्म कराया जा रहा है। तो इसका एक पहलू ये है कि भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसका शायद डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप कितने ही क्वांट्स, कितने ही स्क्रीनर्स, कितने ही स्ट्रेटजीज और ऑटोमेशन आप यूज कर लो, कंपनी का जो शेयर है और जो अंडरलाइंग कंपनी का जो बिजनेस है उसको नहीं पता ना कि भाई जो मेरे को लेके बैठा है वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वो
वो तो उसको करी करो ना, जल्दी करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे आप इतनी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में कार्यरत हैं, तो आप भी ब्रोकिंग कंपनी चलाते हैं, हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, शेयर के दाम रोज ऊंच नीच होते हैं, लेकिन एज अ सीईओ आप मेरे को आके बोल दो कि आशीष तुमको ये फलाना फलाना प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, फलाना फलाना सिटीज या कंट्रीज में अपना कारोबार करने हुए है, और तुमको फलाना फलाना चेंजेस अपने बिजनेस में लाने हैं, और फिर मेरे को पूछो कितना साल लगेगा तुमको, तो मैं आपको ये थोड़ी बोलूंगा 3 दिन में हो जाएगा। मैं बोलूंगा ना कि टाइम भाई अच्छे समय लगेगा, अभी ये प्रोडक्ट पे रिसर्च करेंगे, फिर प्लानिंग सेल में करना है। फाइलिंग करेंगे, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर लोग हायर, तो मैं बोलूंगा साहब ऐसा करना है तो 3 साल लगेगा, हम आपको हर क्वार्टर इसका अपडेट देंगे, लेकिन करने में लगेगा 3 साल। करेक्ट। तो आपके हमारे किसी भी बिजनेस में अगर हमको प्लान करने को बोला जाए तो हम 2-3 साल का प्लानिंग करते, 5 साल का भी प्लानिंग करते लोग कभी कभी, चलो 1 साल का करते तो सालों में ही है ना बस। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई शेयर का दाम इसका हर मिनट और हर सेकंड में चेंज होता जाए। तो टेक्नोलॉजी का एक पहलू ये है कि भाई इट इज फोर्सिंग पीपल टू हैव टाइम होराइजन विच इज शॉर्टर एंड शॉर्टर, बट लंबी अवधि में जो बिजनेस है ना, वो जिस रफ्तार पे चलेगा उस पे या थोड़े ज्यादा थोड़े कम, बट चलेगा तो इन नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ क्वार्टर्स या नंबर ऑफ हाफ ईयर्स वैसे ही चलेगा। सो लंबे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसका डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा होगा इसमें, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ऐसा होता है ना कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स है उसमें ट्रेडर है, और जो गड्ढे में चले गए उसमें इन्वेस्टर है। उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। तो दैट विल हैपन। बट इसका ऑपोजिट भी एक है, इसका ऑपोजिट ये भी है कि ओवरऑल जो आर्थिक व्यवस्था है, ओवरऑल जो बिजनेस है, उसमें टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन है। तो जो पहले के जमाने में लोग होते थे कि 20-20 साल तक एक कंपनी पकड़ के बैठे हैं, पता नहीं कब शेयर लिए थे, वो किसी ने ड्रॉअर में फिजिकल पड़ा था, ग्रैंडफादर्स का निकल के आता है फिजिकल शेयर्स। उतना अब वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इतने समय में तो क्या है कि अगर वो कंपनियां टेक्नोलॉजी को और अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करेंगी तो 20-20 साल तक सेम कंपनियां, जैसे इंडेक्स में भी आप देखिए कंस्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं रेगुलरली दे चेंज। सो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं कि जब आप एक स्टॉक पिकिंग करते हैं और एक तरफ टेक्नोलॉजी का यूसेज है, तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई वांट टू से कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उसका डिस्प्रोपोर्शनेटली फायदा होएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोर एंड मोर शॉर्ट टर्म होते जा रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको भी जहां पे इन्वेस्ट किया है उसको लगातार मॉनिटर तो करना है। फिल इट शट इट फॉरगेट इट वाला माहौल शायद मुश्किल है। सो लॉन्ग टर्म विल विन ओवर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विल विन ओवर शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म का परिभाषा ये नहीं है कि भाई आप एकदम आश्वस्त होके छोड़ के बैठे छोड़ दो उसको। वैसा लॉन्ग टर्म का परिभाषा ये है कि लॉन्ग टर्म विद रेगुलर रिव्यू। जो आज के दिन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो अडेप्टेबिलिटी हुई है, दैट कुड बी अ रीजन कि जिसकी वजह से लोगों का अब बोले ना इन्वेस्टमेंट होराइजन जो शॉर्ट होता जाता है, टाइम स्पेन शॉर्ट हो जाता है। इट इज प्रीटी इजी टू एंटर एंड एग्जिट। सर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएस में 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ना, न्यूयॉर्क और शिकागो, राइट। तो आप टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म में पूछ रहे हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था एक कंपनी ने हाँ जी न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन का जो और ट्रेड का जो भी डेटा रिले है ना, उसमें 0.1 सेकंड उनका बच जाए। तो कितना शॉर्ट टर्म होते जा रहे हैं लोग, टाइम होराइजन इसलिए हाँ उसका कोई डिफरेंट सो मच, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है कि मैं ऐसे कैसे करूं कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन 1 महीना और बढ़ जाए, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा टाइम होराइजन 0.1 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड से कम कैसे किया जाए, उस पर बहुत संशोधन हो रहा है। सर ये इस नजरिया का है कि कैसे कौन सी नजरिया के डायरेक्शन में आज के दिन में। So sir, you have been a very successful entrepreneur. मैं कंसीडर करता हूँ आपको एज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अभी हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया कि इन्वेस्टर ट्रेंड क्या है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी कैसी चल रही है, हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग इट्स रोल इनटू द फ्रेमिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो एज एन एंटरप्रेन्योर सर, आप ऐसी क्या क्या एबिलिटीज किसी भी कंपनी में या पर्सन में एज एन इंडिविजुअल देखते हैं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? दैट कैन बी योर टीम, that can be any of your associate, that can be even a client, जिसके अंदर capability है कि that he can excel in life, he can grow in either ways, मतलब not only on the monetary grounds but socially भी they can grow and excel. See,
पहले क्या होता था कि व्हेन वी वर यंगर तब क्या होता था कि अगर आप कुछ डिग्री लिए है, कुछ किताबें पढ़े हैं, तो यू आर दी क्रीम, राइट? इट वाज ओनली रिलेटेड टू योर एजुकेशन कि भाई आपने फलाना फलाना आपके पास डिग्री है, ये आपने पढ़ा है, तो लोग समझ जाते थे कि भाई इसमें एक बेसिक लेवल है। हाँ। बट अभी हम लोग 2025 में हैं, तब क्या है कि ये डिग्रीज का और डिग्री के बाहर का जो अंतर है ना वो बहुत कम हो गया, क्योंकि अगर किसी के पास डिग्री नहीं भी है तो भी वो बहुत कुछ पढ़ के, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेके अपने आप को रेलिवेंट बना सकते हैं। तो आज के माहौल में मेरे को क्या लगता है कि केवल एजुकेशनल नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कितना ओपन माइंडेड हैं, आप कितने सोर्सेस से नॉलेज या इंफॉर्मेशन एसिमिलेट कर पाते हैं, आप कितने रिसोर्सेस का, क्योंकि हमने जब पढ़ाई किया तब तो इंटरनेट मोटा मोटे समझो नहीं था, ईमेल के लिए यूज होता होगा, राइट? वो पता है वो मोडेम लगा के स्टार्ट करते हुए इतने सारे वेबसाइट्स को कुछ करना है, वो याहू वगैरह हम लोग और सब तो वो ईमेल के लिए और वो सब चीजों के लिए यूज होता था। इतना बड़ा इंटरनेट का माहौल नहीं था, राइट? स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो जब कंप्यूटर ही नहीं था हर जगह, तो स्मार्टफोन की तो बात ही छोड़ो, स्मार्टफोन उसके बाद तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ गए, क्लाउड को छोड़ो अब तो हम एआई की तरफ चल रहे हैं। तो सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो पीपल हु आर देयर, जो आपने बोला सक्सेस के लिए ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और डेटा एसिमिलेट करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, उनका ज्यादा फायदा होगा। अब के कॉलेज की डिग्रीज का रेलेवेंस, और मतलब लोग, जैसा आपने मेरे को पूछा, मैं मतलब जूनियर केजी से लेकर 10वीं तक कुछ पढ़ाई किया, फिर 11वीं 12वीं, फिर 4 साल इंजीनियरिंग, फिर एमबीए, तो आप अपने लाइफ का मतलब समझो 20-22 साल डाल दिए, और उसके बाद दुनिया बदल गई। तो कोई मतलब 5-10 साल एजुकेशन भी मेरे को नहीं लगता है कोई करेगा आगे जाके, राइट? पीपल विल हैव मोर नंबर ऑफ एजुकेशन एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, राइट? तो पीपल, तो इसकी वजह से भी ना ओपन माइंडेडनेस, अडेप्टिवनेस, वो एक्सपैंड रिसोर्स बढ़ती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बड़ी डिग्री जो आपको एक इनफ्लेक्सिबल इंसान बना देती है, वो आपका पर्सनालिटी बन जाता है कि आई एम एमबीए इन फाइनेंस, तो वही आपका अपने ढांचा बन गया, वही आपका पर्सनालिटी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दोस पर्सनालिटीज विल नॉट बी appreciated and they will not be useful. तो पढ़ाई जरूर करना चाहिए, डिग्री भी ले लो, क्योंकि अभी भी वही नॉर्म्स चल रहे हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद भी ना अपने आप को ओपन माइंडेड और अडेप्टेबल रखो, अपने आप को एक लेवल पे बढ़ाओ। बहुत तेज हो रहा है ना, मतलब इवन कंपनीज हुआ हायरिंग, दे आर लुकिंग फॉर आपके पास क्या सर्टिफिकेशंस हैं, कौन कौन से आप अलग आपकी स्ट्रेंथ और क्या है अपार्ट फ्रॉम द डिग्रीज जो आप होल्ड इन, आपकी उसके अलावा क्या स्ट्रेंथ है, आप डेटा एनालिटिक्स में क्या कर लेते हो, आप मतलब कोडिंग में क्या क्या कर लेते हो, तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, समझो कि बहुत सारे यंग लोगों को मैं मिलता हूँ, फॉर देम द टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी कि भाई आप यूपीआई में पेमेंट कर रहे हैं, एप्स में शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस नॉट टेक्नोलॉजी। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के प्रोसेसेस में आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? आप उस कंपनी का सीआरएम के ऊपर एक एनालिटिकल लेवल, एक एनालिटिकल लेयर और एआई। तो यंग लोगों को बिजनेस में क्या टेक्नोलॉजी है और बिजनेस को कैसे डिजिटल बनाना चाहिए, वो चीज पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे कंपनी में काफी यंग लोग हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज नॉट पेइंग ऑन यूपीआई और purchasing something on the app. Instagram. From a business perspective, technology is the usage of right tools to do better, customer service, to have better processes. So if you're a young person and if you're working in a company, you use digitization and technology in your work. How much you use a trading app or a UPI app is not of interest. Digitalization. That is the real thing now. If you're adding an extra benefit to the company. हाँ, तो मेरी मम्मी 72 साल की है, मेरी मम्मी भी तो ऐप यूज कर लेती है ना, सो व्हाट, राइट? लेकिन आज जो 22 साल के पीपल लोग हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं, बुक देयर कैब्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरीज, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मेरी मम्मी करती है ना, वो तो 72 साल की है, सब कुछ करती है जो आपने बोला। लेकिन आज के जो यंग लोग हैं उनके लिए व्हाट इज टेक, दैट दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी इन व्हिच दे आर वर्किंग। मैं 50 साल का हो गया, मेरी टीम में सब 25-30 साल के हैं, तो वो लोग सिखाएंगे ना मेरे को what is the new into the market और कैसा क्या डेटा एनालिटिक्स निकाल के वो आपके डेटा में से निकाल के देंगे। They have to show that they are much more tech savvy than people like us. कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नजर नहीं आ रहा है, जो यंग लोग जिसको टेक समझते हैं
वर्सेस बिजनेस पे हमको जो टेक अवेयरनेस और एप्लीकेशन चाहिए, मेरे को लगता है उसमें थोड़ा अंतर है. So they have to catch up. मतलब I'll be getting a question out of this context. आपकी टीम में आपके वजह से आप यंग काफी ज्यादा है and they are very much into data analytics और सब करने की कोशिश कर रहा है, उसी में से जो उभर के लीडर बन के निकल के आता है. सर ऑन दिस ग्राउंड आप कैसे उसको उस बंदे को पुश करते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दोस काइंड ऑफ पीपल हु नीड्स अ पुश, और उनको कैसे फिर पुश करते हैं ऑन द टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड या ऑन द डेटा ग्राउंड से एज की? एक्चुअली मेरा खुद का क्या लर्निंग है पता है शिवन, व्हाट आई अज्यूम माई सेल्फ एंड आई हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड, बट आई ऑलवेज अज्यूम कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ होता है. आई नेवर अज्यूम कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा क्या लर्निंग है कि अगर मैं बोलूँ कि समझो कि ये कोई सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, हाँ. उसके डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा है, फिर कोई दूसरी सिस्टम है उसका अपना कोई डेटा क्रिएट हो रहा है, फिर तीसरी सिस्टम है उसका कुछ अपना डेटा क्रिएट, राइट. अब हमको हर डेटा सोर्स से कोरिलेट करके प्रोसेस करके कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए आउटपुट चाहिए. हाँ. या हमको कोई चीज को ऑटोमेट करना है, या हम चाहते हैं कि कोई चीज में एक, जैसे मैं बहुत कंटेंट लिखता हूँ, राइट, तो उसमें कितना टाइम मेरे को लगना चाहिए, तो मैं अज्यूम करता. सो मेरा टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस ये है कि आई ऑलवेज स्टार्ट विद द अजम्पशन दैट इट इज पॉसिबल एंड आई हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड. या तो मेरी सोच उतनी बड़ी नहीं है शायद, पता नहीं लेकिन जो अपने वर्क रिलेटेड जो मैं सोचता हूँ, मैंने पाया है कि एवरीथिंग कैन बी डन. सो आई ट्राई टू टेल माई पीपल और माई कलीग्स, I try to speak to my people or my colleagues as if it is possible. I never ask them, is this possible? I just say that we should do this. और मैंने देखा है कि वो कर लेते हैं. It gets done. ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ करिए. अल्टीमेटली पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने हैं. मतलब इफ टेक्नोलॉजी इज देयर, थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर्ड. करेंगे तब पता चलेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता. हाँ, इसका ये भी जैसे मैंने ये भी पॉसिबल है कि शायद मेरा उतना आउटलैंडिश या उतना बड़ा सोच ही नहीं है कि वो हो जाता है, तो मे भी हमको बड़ा सोचना चाहिए, ये भी एक चीज है. लेकिन अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी से काम करने के लिए हमेशा मैंने ध्यान में रखा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड सर ऐसी हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ फिनटेक से कोई एआई, ऐसा सम काइंड ऑफ एआई टूल जो आपको बहुत एक्साइट करता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर इनटू आवर इंडस्ट्री? कोई भी ऐसा एआई बेस्ड कॉन्सेप्ट या कुछ भी जो आपने अब तक एक्सपीरियंस किया होगा आपकी टीम के सजेशन से या कहीं से भी? सी मैंने एक चीज देखा, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिकॉज यू नो वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स, वी हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजर्स, so communication is important. So what I have seen is that with usage of technology, with usage of AI, large language models, बहुत सारी चीजें क्विकली क्रिएट होती है, हाई क्वालिटी में क्रिएट होती है, अच्छे क्वांटिटी में भी क्रिएट होती है, रेगुलरिटी भी उसपे होती है. जैसे आई बेट समबडी जो साहब वो वीडियो ऑथेंटिक नहीं, उनके कंपनी ने बनाया, बट वो वीडियो में वो है लेकिन वो है नहीं है वो एक्चुअली, राइट. सो इट इज हिज वीडियो, ही इज टॉकिंग. अब आप समझो कि किसी को कम्युनिकेट करना है, हाँ, वो इतने सारे वीडियो रिकॉर्ड करते रहेगा, तो हमको डिस्क्लेमर देना चाहिए कि हम और आप तो रियल में बात करेंगे. एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन एआई से लोग कंटेंट अच्छा जनरेट करवाते हैं एंड ऑथेंटिक, बट दे आर सेविंग टाइम. दूसरा, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में भी तरह तरह के रिसर्च रिपोर्ट्स, तरह तरह की इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा कोलेशन, उसको मतलब वो जो सारा इंफॉर्मेशन है रिसर्च रिपोर्ट से, ये सबको प्रोसेस करके उसका फास्टर आउटपुट या एनालिसिस कैसे किया जाए. और many of these things, जैसे मेरे को लगता है कि देखिए बहुत वाद विवाद होता है कि AI will replace human beings. That is a very debatable thing in today's era. मेरे को क्या लगता है कि जो लोग AI के साथ मिलके काम करेंगे, जो लोग अपनी एफिशिएंसी को सुधारने में काम करेंगे, और जो लोग बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए AI यूज करेंगे, टाइम सेविंग के लिए, they will be the winners. It's not that AI will be winner versus human being. The reality is that the human being who is adapting AI will be the winner. जैसे बहुत साल पहले ना ये इसके ऊपर काफी संशोधन हुआ है कि भाई जैसे चेस है, तो चेस की तो एक फाइनाइट, मतलब भले मिलियंस में होंगी, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स है ना पॉसिबल. तो ह्यूमन बीइंग्स के मुकाबले मशीन, राइट, जैसे डीप ब्लू वैसा कोई IBM का था. So there was a point in time when very famous chess players like Garry Kasparov, they were playing against the machine. Then sometimes they were able to defeat the machine. Sometimes the machine defeated.
बट अल्टीमेटली उसमें भी यही हुआ था कि भाई जब एक ह्यूमन प्लेयर एज द असिस्टेंस ऑफ अ मशीन उससे ज्यादा सुपीरियर कोई चीज नहीं है. सो एआई का भी आई थिंक वही हमको ध्यान में रखना चाहिए. ह्यूमन बीइंग्स वर एनेबल्ड विद एआई. They have to adapt to it. Instead of fighting against it, they have to adapt. यूज करने को आना हाँ, यूज करना आना चाहिए, उसका करेक्ट यूजेज एट करेक्ट प्लेस. चाहिए. एब्सोल्युटली. आज के दिन में ट्रेंड भी वही चीज है. पीपल आर यूजिंग आज के दिन जैसे चैट जीपीटी वगैरह बहुत वाइडली स्प्रेड हो चुका है. लोग छोटी छोटी चीजों के लिए उसको यूज कर रहे हैं. घर में बड़े बुजुर्ग भी जो है उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपनी चीजों के बारे में. हो सकता है हम लोग की तो घर में वाइफ वगैरह आज के दिन में सिर्फ डिशेस पूछ रहे हैं, ये रेसिपीज जैसे उनको कंफर्टेबल है वो वैसे उसको यूज कर रही. तो टेक्निकली दे आर अडैप्टिंग टू द एआई नाउ थिंग. वैसे ही लोगों को अडैप्ट करना है. सी मेरा क्या यंग लोगों को मेरा क्या एडवाइस है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं जॉब करते हैं. देखिए हाउ योर एंड माय पेरेंट्स or let's say how my wife is a housewife, how she may be using chat gpt or AI. I know they are using for different purpose. लेकिन मेरा क्या बोलना है कि समझो हमारे ऑफिस में आपके ऑफिस में कोई 25-30 साल का लड़का है लड़की है, उन लोगों के लिए एआई यूजेज का परिभाषा अलग होना चाहिए. मैं मेरे आउटसाइड ऑफिस में पूरा एआई यूज करता हूँ समझो, लेकिन ऑफिस में आके मैं फिर वही पुराने तरीके से काम करने लगूं तो दैट इज नॉट एआई यूसेज. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. मेरे पास रोज सुबह 4:30 बजे 20 पन्ने का एमआईएस आता है, 20 पेजेस. दैट 20 पेज एमआईएस इज अ पीडीएफ फाइल. ठीक है. अभी एक तो मैं बहुत टाइम से ये कर सकता हूँ कि भाई वो 20 आधा घंटा 40 मिनट निकाल के 20 पन्ने की वो मैं फाइल पढ़ लूं. पढ़ता भी हूं मैं, लेकिन वो पीडीएफ में भी राइट हैंड साइड में एक एआई का असिस्टेंट है. तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समराइज कर देंगे. मैं उसमें क्वेरी डाल सकता हूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलर हमको स्कीम्स है, स्कीम्स में पैसा आता है, तो जितना पैसा आया उसमें ये स्कीम को हटा के बाकी सारी स्कीमों में कितना पैसा आया. तो क्या करना, कैलकुलेटर लेके बैठना है कि आप उसमें क्वेरी करना. सिंपल क्वेरी आप डालिए एंड इट विल वर्क फॉर यू. सो इवन अ पीडीएफ फाइल व्हिच कम्स टू यू, यू आर सपोज्ड टू यूज द एआई फीचर्स. You're not supposed to sit with it, take a printout, sit with it for 2 hours and go and use a calculator और एक कैलकुलेशन ऐसा करेंगे. राइट. I'll give you example. अभी जैसे मेरे को लिखने का बहुत काम होता है. हाँ जी. तो मैं जैसे आर्टिकल्स लिखते हैं तो हमको पता है हमको क्या लिखना है. देखिए आप अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है उसका हमने पेड वर्जन लिया हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट का पेड वर्जन तो है, लेकिन उससे ऊपर भी पेड वर्जन में कोपायलट आता है, जैसे आपने बताया. राइट. तो तो हमने पूरा सब्सक्रिप्शन पे करके कोपायलट लिया हुआ है. अब मैं एक चीज ये कर सकता हूँ, समझो कि अभी सेबी ने बोला कि म्यूचुअल फंड्स की ट्रैकिंग के लिए आपको इन्फॉर्मेशन रेशियो डिस्क्लोज करना है. इन्फॉर्मेशन रेशियो स्कीम की कंसिस्टेंसी बताता है आपको, क्योंकि लोग हमेशा रिटर्न देखते हैं, लेकिन हमको ये देखते हैं कि भाई रिटर्न तो ठीक है, कंसिस्टेंसी कितनी है. राइट. तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन रेशियो, अब समझो मेरे को उस पर आर्टिकल लिखना है. हाँ. तो एक तो मैं गलत काम ये कर सकता हूँ कि मैं उसमें डाल दूं कि भाई व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रेशियो फॉर स्टडीइंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस. तो पूरा दे देगा मेरे को, पूरा पढ़ने को आपको डॉक्यूमेंट दे देगा. वो तो गलत काम हो गया क्योंकि मेरी सोच ही नहीं है उसमें. और दूसरा चीज है कि बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता है, बट मेरे को एक एआई जनरेटेड आर्टिकल मेरे को कोई भेजेगा तो मेरे को 2 सेकंड लगता है पता करने में कि ये है, बिकॉज मेरे को पता है कि वो ऐसा लिखता है कि जिसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट है ही नहीं. वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस जो यूज हो रहे हैं, पता चलता है एआई है. बट तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी पूरी थॉट्स उस पर डालता हूँ. मैं खाली जो वो उसका प्रोसेसर है एआई का, उसको केवल यूज किस लिए करता हूँ कि भाई उसको मेरे को ठीक से उसको सीक्वेंसिंग, अलाइन करते हैं, लॉजिकल. राइट. सो आर्टिकल इज रिटन बाय मी, बट एंड ऑल द थॉट्स, एग्जांपल, मेटाफर, इंफॉर्मेशन रेशियो किस कंसेप्ट से. जैसे मैं इंफॉर्मेशन रेशियो लोगों को सिखा रहा था क्रिकेट के बैटिंग एवरेजेस को लेके, कि कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनका एवरेज बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कभी 0 बनाते हैं, कभी 200 बनाते हैं. कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जिनका एवरेज थोड़ा कम होता है, लेकिन वो कोई भी पिच पे कम से कम 20 से 100 के बीच में कुछ तो बना देंगे. राइट. तो अभी ये कंसेप्ट तो मैंने निकाला है. राइट. जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. हाँ जी. देयर इज अ रिवर व्हिच इज 5 feet deep. Okay. And I tell you it is safe, you jump in. हाँ. Is true or false? तो एवरेज 5 feet deep है ना भाई. एक तरफ अगर वो 20 फुट डीप है तो, बट देयर इज अ स्विमिंग पूल इन योर सोसाइटी वेयर एवरेज 5 feet डेप्थ, 4 फुट और 6 फीट. राइट.
सो अभी ये सब देखिए एग्जांपल्स और मेटाफर्स मेरे हैं, लेकिन मैं जनरेट कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट बाय गाइडिंग इट कि भाई इसके अनुसार ऐसा ऐसा आप करो। तो वी हैव टू लर्न टू यूज इट फॉर एफिशिएंसी। वी शुड नॉट get dependent on it. yes So we should use it for better efficiency. see what I write will be better than AI and what I write will be better than my self written because what I'm doing I'm writing the concepts example metaphor उस सब में लिख रहा हूँ, फिर उसको हेल्प ले रहा हूँ जस्ट टू Sequence कर देने का, arrange कर देने का. बस, फिर भी तो भी आधा घंटा बचेगा ना कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल. You have to review it and then you will be deciding कि अभी 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने में टाइम लगता है। आप लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, ये नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नहीं। AI would be doing that for you. तो हम तो हर हफ्ते 1000 वर्ड का 2 आर्टिकल लिखते हैं, तो फिर हमको तो एफिशिएंसी चाहिए ना। सर थिंग कम अप विद दिस स्टोरी, मेरे को कुछ आप ऐसा अपना रियल लाइफ ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए रिलेटेड टू द इन्वेस्टर व्हिच कैन हेल्प समवन अज्यूम कि वो अब खुद को उस इन्वेस्टर की कुर्सी में रख के बैठ के देखिए कैसे लॉन्ग टर्म विजन के साथ इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी। सी मेरे को क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट सिक्लिकल है। हाँ. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार इन्वेस्टर्स का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उनका अपने एडवाइजर के ऊपर भरोसा भी सिक्लिकल होता है। क्योंकि क्या होता है कि समझो आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं और समझो आपका इनका बहुत लंबा रिश्ता नहीं है, तो बहुत सारे साइकिल्स पे उन्होंने आपको देखा नहीं है। तो क्या होता है अमूमन ऐसा होता है कि जब तेजी होती है तो बहुत लोग मार्केट्स में आते हैं, तो राइट उनको पैसा लगाना ही है, फिर आप उनको एडवाइस देंगे वो पैसा लगाएंगे, तेजी है पैसा बढ़ जाएगा, तो उनको लगेगा कि शिवेन जी जो है वो बेस्ट एडवाइजर है, सुपर फैंटास्टिक, राइट। फिर कहीं न कहीं पे रास्ते में 20% गिरेगा तो बोलेंगे कि यार आपने पहले नहीं बताया, ऐसे कैसे, हम तो आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे, आप पहले निकाल लेते पैसा, निकाल के हमारा हम एफडी में डाल देते, आपने सही समय पे निकलवाया कि नहीं। तब क्या है, तब वो पूरी लॉन्ग टर्म वाली बात कि भाई मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी कभी अननोन इवेंट्स होते हैं, तो ये सारा का पूरा लॉन्ग टर्म और सारा का सारा जो डिस्क्लेमर्स है वो भूल जाते हैं और ये बोले भाई एडवाइजर ठीक नहीं है, राइट। वो एक डिसीजन में तुरंत। तो मैंने क्या देखा है कि जितना मार्केट सिक्लिकल है ना उतना लोगों का अपने एडवाइजर पे भरोसा भी उतना ही सिक्लिकल है। और ये भी होता है कि भाई कई एडवाइजर देखिए अच्छे एडवाइजर बुरे एडवाइजर भी होते हैं, करेक्ट। तो इसकी वजह से चीज और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो मैं अपना जैसा आपने बोला पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, जैसे 2018 में ना, जिनको शायद पूरा हिस्ट्री नहीं पता रहेगा क्योंकि अभी थोड़ी 7-8 साल पुरानी बात है। हाँ जी। जनवरी 2018 में स्मॉल कैप का पीक था, राइट। और इसलिए देखिए आज तक हमारे कंपनी में मैंने ओपन एंडेड स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि स्मॉल कैप जो होता है ना, इसमें तेजी में पैसा आता है और हर 5 साल में एक बार 30-40% गिरता है, तो मंदी में लोग नाराज हो जाते हैं। लार्ज कैप की इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, बैलेंस फंड की इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, सबसे स्मॉल कैप इज टू स्मॉल कैप की है, राइट। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो स्टोरी में आपको बोला था, जनवरी 2018 में एक स्मॉल कैप फंड था जहां पे एक एडवाइजर के बोलने पे एक साहब ने अच्छा खासा 5 करोड़ रुपए लगा दिया। फिर आप जानते हैं वहां से तो भाई फिर तो कोविड आया, तो कोविड आते आते स्मॉल कैप फंड जो है उसका 10 रुपए का हो गया समझो 5 रुपए, ऐसा हुआ 5% का। तो अब जब वो साहब ने पैसा डाला और इसके बाद जो चीजें हुई, तब तक तो मेरे को जानते नहीं थे। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसके फंड में उन्होंने पैसा लगाया, फिर 10 का जब 5 हुआ तो बहुत वरीड हो गए, नाराज हो गए। तो जो एडवाइजर थे जिन्होंने उनको वो फंड में इन्वेस्ट करवाया था, उन्होंने सीधे जनवरी 2018 वो तब तो छोड़ो, सीधे मई 2020 में पहली बार मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब इनका ये पोर्टफोलियो 50% डाउन है, तो बहुत नाराज भी है और बहुत चिंतित भी है, तो आप बात करो। तो ऐसा तब तो सब जूम कॉल फोन कॉल ही होते थे, मिलने का तो पॉसिबल नहीं था। तो उनके साथ मैंने 45 मिनट बात किया, मैंने उनको जो भी मैं समझा सकता हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो सब समझाया कि भाई ये तो अनफोर्सीन और अननेचुरल, मतलब नेचुरल बट अनएक्सपेक्टेड, राइट, जिसको हम बोलते हैं। टाइमिंग वाज नॉट कोविड मतलब बोल के तो नहीं आया ना, मतलब नोबडी न्यू, राइट। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, ठीक है, हर 10-5 साल में ऐसा होता है कभी कभी मार्केट में। अब मार्केट बहुत ही सस्ता हो चला है, जितना नुकसान नहीं है उससे ज्यादा मार्केट प्राइस इन कर रहा है, ये समय में नहीं निकालना चाहिए। पी मल्टीपल क्या है, कंपनियों के फंडामेंटल्स क्या है, सारी चीजें जो भी आप समझा सकते थे समझाया।
तो साहब ने बोला कि यार मैं तो पैसा ब्याज पे लगाता हूँ, ये मेरा काम नहीं, मैं यहाँ पे आया कैसे मेरे को वो भी नहीं पता है ना। तो मैंने बोला कि नहीं लेकिन कुछ भी करो ये तो आपको नहीं, तो बोले आपका ये सब गणित और लॉजिक ये सब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो 45 मिनट तक बहस चला। फिर मैंने उनको बोला चलो मैं माना कि आप यहाँ पे इंटेंशनली मतलब आप इसमें पैसा लगाना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन आपने पैसा लगा दिया और आप बोल रहे हैं कि मैं जो बोला आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका लाइन नहीं है। बोला चलो वो सब साइड पे रखो, अब आपने मेरे से बात कर लिया, आपके पास मेरा नंबर है, मैं कहाँ हूँ क्या है आपको सब पता है। आप एक काम करो, भले आपको कुछ समझ में नहीं आया, भले आप गलत जगह पे हो, लेकिन अभी के लिए ना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो रुक जाओ, हाँ मेरे भरोसे पे रुक जाओ तो मेरे को 45 मिनट के बाद वो साहब बोलेगा भाई ये समझ में आया, ये कर सकते हैं सर जो बात क्लिक करने वाली हुई वो बात क्लिक कर गई तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब लोग जो इन्वेस्टिंग है ना, हम लोग इसको समझते हैं कि इन्वेस्टिंग में है पूरा गणित और पूरा साइंस। कभी कभी तो लोग, क्योंकि सब लोग होते भी है गोल्ड मेडलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, तो लोग भी तो इंडस्ट्री में इतने बड़े दिग्गज लोग हैं। तो वो सब सारा का सारा कुल मिला के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये पूरा का पूरा इसमें गणित ही नहीं बल्कि रॉकेट साइंस सब कुछ इन्फ्यूज हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली गणित कम है और ये इमोशन और ट्रस्ट ये ज्यादा है। आपको केवल कोई ऐसा मिलना चाहिए जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपको खुद का इमोशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जनवरी 2018 में तो आपकी वो लाइट है नहीं, लेकिन फिर भी जनवरी 2018 में तो आपने सहजता से पैसा उसमें लगा दिया क्योंकि सब बढ़िया लग रहा था, परफॉर्मेंस दिख रही है, 1.5 साल 2 साल से 1% रिटर्न आया है। लेकिन जब वो खराब हो गया तो आपका उस पे एक्सपेक्टेशंस वाइप ऑफ हो गई सर। तो क्या, तो फिर तो वो तो दैट्स अ रेसिपी फॉर लॉस ओनली देन। क्योंकि आप अगर तेजी में आते हैं और मंदी में निकलते हैं एंड तो नुकसान ही होता है। प्रैक्टिकली यू प्लेड द रोल ऑफ एन एडवाइजर जो सही समय पे सही सलाह दिया। अभी एक्चुअली क्या होता है कि हम भी क्या किसी को ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि नहीं मेरे भरोसे पे रुक जाओ। हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं, लेकिन वो मीटिंग में मैं भी थोड़ी ऐसा प्रिपेयर करके गया था कि भाई ये बोलेंगे, वो तो सहजता से बात करने में बात आती है ऐसे कि भाई ठीक है आपको लगता है आप गलत जगह में और मैं जो भी गणित बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मेरे को समझ में आता है तो मेरे भरोसे पे रुक जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ यार, मतलब मेरे भरोसे पे रुक जाओ। तो वो क्लिक किया। तो दैट इज जस्ट अ लर्निंग कि भाई कई बार लोगों को हैंड होल्डिंग और कॉन्फिडेंस और काउंसलिंग चाहिए। ज्यादा गणित करेंगे ना तो लोग और नाराज हो जाते हैं। हाँ, उनके ऊपर से बाउंस कर रहे होते हैं, हम लोग वही चीज उनको बोलते जाते हैं, दे फील लाइक कि जबरदस्ती ऐसी चीज बता रहे हैं जो मतलब की नहीं है। एब्सोल्युटली सर मतलब इट वाज लाइक वी वंस मॉक्ड बिटवीन फ्रेंड्स, ये जैसे फंड मैनेजर्स जो है ना इनकी रैंक लिस्ट होते हैं, पीपल फॉलो देम, चेक देयर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, रिटर्न्स इनके दिखने हैं। इसी तरीके से एडवाइजर्स इनके दिखा चाहिए हाउ दे आर परफॉर्मिंग। कई बार कई खराब एडवाइजर है, दे आर getting good business, correct, out of relation, out of whatsoever reason, अच्छे परफॉर्मेंस है, एथिकल जो एडवाइजर्स हैं दे आर स्टिकिंग टू देयर एथिक्स, और वो जो है अपनी लाइन ऑफ एक्शन से हिलते नहीं है, इसलिए दे फेल टू गेट द बिजनेस व्हिच दे एक्चुअली डिजर्व। जी, तो एडवाइजर्स की भी परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ फंड्स दे आर चूजिंग। एंड ऑफ द डे एडवाइजर भी, जैसे एक फंड मैनेजर शेयर्स चूज करके आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, द फंड मतलब एसोसिएट्स आर और एडवाइजर्स आर आइडेंटिफाइंग फंड्स और इन्वेस्टर्स को उसमें जो है रिडायरेक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ कांसेप्ट ना, एडवाइजर अल्फा जिसको बोलते हैं, तो कांसेप्ट ये है कि भाई म्यूचुअल फंड क्या परफॉर्म करेगा वो तो बाद में करेगा, लेकिन आपने पहले क्लाइंट का पूरा आकलन करके उसकी क्या एसेट एलोकेशन की है, कितना डेट, कितना इक्विटी, क्या उसमें कोई कमोडिटी है, लार्ज कैप कितना, स्मॉल कैप कितना, फिर उसमें जैसा आपने बताया फंड सिलेक्शन करना। तो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो अपने लेवल पे एक परफॉर्मेंस जनरेट करता है, लेकिन आपने अलग अलग मैनेजर्स को कितना पैसा कैसे एलोकेट किया, उसके ऊपर डेट और इक्विटी में कैसे एलोकेशन किया, उसके ऊपर क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की, वो सारी चीजों से बहुत की रोल ऑन आइडेंटिफाइंग अ गुड एडवाइजर। और एक्चुअली उस बेसिस पे ही क्लाइंट्स सस्टेन भी करते हैं अच्छे एडवाइजर्स के साथ। देखिए फंड अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन आप गलत कैटेगरी में आ गए तो फिर तो आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो। कि मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, समझो दिल्ली से एक फ्लाइट चलती है, राइट, आपको पता है कि दिल्ली से एक फ्लाइट जब चलती है तो ऑब्वियसली जो पायलट है वो उसका डायरेक्शन और उसका पूरा फ्लाइट पाथ तय करते हैं वो लोग, एकदम करेक्ट। तो आप अनुमान लगाओ कि दिल्ली से एक फ्लाइट जा रही है समझो राजकोट, और उसने इतने लंबे डिस्टेंस, मतलब 1000 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस हुए,
अगर 1 डिग्री अलग सेट कर दिया ना, तो फिर आप फ्लाइट पाथ किस साइड पे चला, किस स्पीड पे चला, सारी तो स्टोरी किसी काम का नहीं है। 1 डिग्री गलत हो गया ना, तो वो राजकोट के बजाय कराची पहुंच जाए। करेक्ट। So point is that people should know which direction they are going. हाँ। तो फंड मैनेजर्स और फंड का परफॉर्मेंस तो बाद में आता है। पहले आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको डेट फंड में करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, बैलेंस एडवांटेज में करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। तो उसमें एडवाइस जो आपको देंगे उनका योगदान ज्यादा है। कौन से स्कीम का रिटर्न कितना आया वो तो बाद में चॉइस की बात है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड सर, जैसे आपने अभी बताया फंड मैनेजर के लॉन्ग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वेस्टर्स का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है मेरी नजरिए से, क्योंकि उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। व्हाट दे आर आइंग, मेरी एसआईपी स्टार्ट कर दो, बस मेरा एसआईपी, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आप क्यों स्टार्ट करने जा, पैसे इकट्ठा करने जा रहे हो, आपको कोई गोल, पर्पस क्या है, क्या पर्पस है आपको करने के लिए? आप बच्चों के लिए करना चाह रहे हो, खुद के लिए करना चाह रहे हो, कोई विजन है, कुछ है, आप सेविंग पर्पस से कर रहे हैं, मेरा कोई विजन नहीं है, बस मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। तो कितना आप मैक्सिमम बचाना चाहते हो? देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग। भाई इतना रुपया तो मैं हमेशा ही बचा सकता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस। तो इन्वेस्टर की भी प्लान और अप्रोच बड़ा क्लियर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सर अभी जैसे इंडस्ट्री डायमेंशंस बड़े एक्सपैंड हो रहे हैं, सेबी इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल एज अ रेगुलेटर। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन दिया, एसआईएफ की लॉन्चिंग की है, स्पेशल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स है ये, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो बहुत दिन से इंडस्ट्री में नीड भी थी कि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर जब ग्रो करते हैं तो चाहते हैं पर्सनलाइज सर्विसेज, बट फिर जाकर के पीएमएस उनके लिए उनके पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं हो पाता है लोगों के लिए। तो बीच का एक वे आउट सबको मिल के आ रहा है। जिनके लिए पीएमएस इन रीच है, जो कर भी सकते हैं, दे आर डूइंग इट एंड नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग मच हायर प्रोडक्ट्स लाइक एआईएफ्स एंड ऑल। तो क्या इन्वेस्टर्स का जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और इन्वेस्टर का डाइवर्सिफिकेशन इन दीज प्रोडक्ट्स वो भी एक्सपैंड होते जा रहे हैं। तो हाउ यू आई कि एज अ एसेट मैनेजर, सिर्फ आप म्यूचुअल फंड नहीं बोल रहे, एज अ एसेट मैनेजर, बिकॉज़ वाइटोक इज वन ऑफ द बिगेस्ट एआईएफ, हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एआईएफ्स एज वेल। तो एज अ एसेट मैनेजर आप कैसे इसको आई कर रहे हैं कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन बढ़े? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जैसे हम लोग तो तुरंत लॉन्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लॉन्च करने से फायदा होगा जरूर, क्योंकि इंडस्ट्री में नए इन्वेस्टर्स और नए नीड्स का फुलफिलमेंट होएगा इससे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि काफी सारे लोग एफएनओ में ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, इनको इंटरेस्ट है एफएनओ में। म्यूचुअल फंड्स एफएनओ किस तरीके से यूज करते हैं इस पे काफी पाबंदी अब तक है कि केवल आर्बिट्राज कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में म्यूचुअल फंड्स को भी थोड़ा लिबरल यूजेज दिया गया है डेरिवेटिव्स का, और डेरिवेटिव्स यूज करके एब्सोल्यूट रिटर्न, लॉन्ग शॉर्ट, इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस हैं। अब तक क्या है कि अलग अलग रिस्क रिटर्न क्रिएट करने के लिए आप डेट, इक्विटी, गोल्ड, हाइब्रिड, अलग अलग एसेट क्लासेस मिक्स करके कुछ कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी और डेरिवेटिव्स का जो कॉम्बिनेशन काफी पावरफुल होता है, उस पर काफी पाबंदी दी। तो आई थिंक इससे एक नया कैटेगरी प्रोडक्ट्स का बनेगा। लोगों को पूरा पैसा इक्विटी में डालने के बाद भी डाउन साइड कंट्रोल कैसे किया जाए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे बढ़ाया जाए, कम वोलेटिलिटी के साथ इक्विटी में पैसा कैसे लगाया जाए, एफएनए का यूज करके इक्विटी का रिटर्न को इंक्रीज कैसे किया जाए, ये सारे कॉम्बिनेशंस लोगों को मिलेंगे, नए ऑप्शंस मिलेंगे एक्सप्लोर करने। और हमारी तरफ से जैसा आपने बताया, हम लोग अभी एसआईएफ तो लॉन्च नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग टाइम पे तरह तरह के एआईएफ लॉन्च करते हैं। जैसे कभी हम लोग प्री आईपीओ एआईएफ करते हैं, फिर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जो मैंने बताया हम लोग ओपन एंडेड तो नहीं करते क्योंकि काफी लिक्विड और सिक्लिकल होता है, तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप फंड्स हम लोग चलाते हैं। फिर जैसे एक पूरा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फंड, जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही प्री आईपीओ और लिस्टेड का मिक्स कर, तो हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस और नए आइडियाज के लिए एआईएफ यूज करते हैं। आगे जाकर के जैसे मैंने बताया, लोग एसआईएफ भी यूज किया करेंगे। सो इससे इन्वेस्टर्स को और चॉइसेस मिलेंगे और सही तरीके का उनको रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन मिलेगा। प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो इट वुड बी इजी फॉर देम। आज के दिन में क्या था, इक्विटी ही लगाने का ऑप्शन है तो बिना सोचे समझे ही लगा दिया। करेक्ट। जब उसको डाइवर्सिफिकेशन मिले, अच्छा एआईएस वगैरह में अनलिस्टेड का भी एक एस्पेक्ट मिल जाता है कई एआईएस में, आपके भी एआईएफ हम लोग, सो वो भी अंडरस्टैंडिंग एक अप्रोच बढ़ता है लोगों का कि भाई जब कंपनी लिस्ट होगी उसके पहले कितने उसको बेनिफिट्स आते हैं इन्वेस्टर में एआईएस। तो ये डाइवर्सिफिकेशन से बड़ा हेल्पफुल रहेगा मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट भी जो नया एसआईएफ आ रहा है, आई पर्सनली फील कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स द्वारा
बहुत ज्यादा ये पसंद किया जाएगा और एक्सप्लोर किया जाएगा। श्योर। सर आखिरी चीज मैं एक आपसे समझना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा बुक्स एक्सप्लोर करते हैं सर। अभी हमारे सामने एक बुक पड़ी थी, आप उठा के देखने लगे। तो सर आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने लर्निंग के लिए कैसे खुद के ऊपर काम करते हैं? बुक रीडिंग, राइटिंग, आर्टिकल लिसनिंग, मतलब क्या करते हैं सर आप? सी काफी सारी चीजें होती है, जैसे रीडिंग डेफिनेटली, लेकिन रीडिंग में एक है कि मेरे पास बहुत किताबें है, मेरे घर में लाइब्रेरी है जी। लेकिन पूरी पूरी किताब पढ़ने का पेशेंस भी नहीं है, पूरी पूरी किताब पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि पढ़ने को इतना कुछ है। तो जनरली बुक्स में जब पढ़ता हूँ तो आई थिंक बहुत कम बुक्स है जो मैं पूरी पढ़ता हूँ। इट्स अ बैड हैबिट, बट आई शुड से द ट्रूथ। बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो मैंने फुल पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें से जो बेसिक मैसेजेस या जो मिलना चाहिए उतना सार मिल जाता है, या कुछ, या आगे बुक में बहुत कुछ होगा लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ के 2-4 नई चीजें सीखने को मिल गई, फिर मैं दूसरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ सेटिस्फेक्शन मिल जाती क्योंकि है। हम लोग स्टोरी या फिक्शन तो रीड नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो नॉन फिक्शन रीड कर रहे हैं। तो नॉन फिक्शन में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई अगर आपने 10 में से 4 ही सेक्शन बुक के पढ़े हैं लेकिन आपको उसमें काफी कुछ नया पर्सपेक्टिव मिल गया, फिर बाकी का हम बाद में रिविजिट करेंगे। तो बुक्स पढ़ता हूँ मैं, लेकिन पूरी पूरी नहीं पढ़ता हूँ। देन यूट्यूब पे काफी पॉडकास्ट वगैरह, मतलब मैं केवल बोलता नहीं, मैं दूसरे लोगों को भी सुनता हूँ। देन और एक चीज है जो मेरे लिए एडवांटेज है, क्योंकि मैं ट्रैवल काफी करता हूँ, लोगों को बहुत मिलता हूँ। तो क्या है कि समझो मैंने रीड काफी कुछ किया हुआ है, सुना भी काफी चीज है, लेकिन मेरे माइंड में थॉट कब क्रिस्टलाइज होएगा, मेरे माइंड में थॉट कब फॉर्म होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे कुछ ऐसा पूछेंगे जो मेरे को पहले कभी किसी ने पूछा नहीं है। तो मेरे को जो मैंने सोचा है, सुना है और जो मैंने रीड किया है, उसको कहीं ना कहीं मैं प्रोसेस करके, ज्वाइन करके, कोऑर्डिनेट करके आपको जवाब दे देंगे। जो मेरे को नहीं पता हो तो मेरे को नहीं पता है, राइट। लेकिन जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस समय काफी ट्रैवल करता हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ। हाँ जी। हफ्ते में 2-3 बार मेरे को पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ता है, तो लोग सवाल पूछते हैं। सो one of the way of learning is to encounter a lot of questions. I get very many questions from my colleagues, from people who I meet. That is very important. उसको लोग ज्यादा तक मैंने देखा है, लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं, हाईलाइट नहीं करते, बट नए नए लोगों को मिलते हैं और नए नए लोग आपको सवाल पूछते हैं। तो क्या है कि सवाल समझो घिसा पिटा भी है, लेकिन कभी कोई एकदम अलग पर्सपेक्टिव या अलग नजरिए से आपको पूछता है, तो उसमें आपका भी माइंड नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करने ओपन होता है ना तभी। एंड कभी कभी मैंने देखा है कि माइंड ऐसा अपना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि पता नहीं कुछ कहाँ पे कुछ पढ़ा होगा आपने, वो राइट टाइम पे कोऑर्डिनेट होके सामने भी आता है। शर्त ये है कि आपको उतने क्वेश्चंस फेस करने चाहिए, उतने लोगों को आपको। सर ये बड़ा एक डिफरेंस आपने आज आंसर दिया और बहुत बढ़िया आंसर ये दिया है। लोगों से जब हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आप अपनी स्किल कैसे डेवलप, उसको अक्सर लोग बताते हैं कि ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी, ये सुना। भैया आपने बोला मैंने क्वेश्चन सेटिंग की। दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रपोजिशन और बहुत सही लॉजिकल आपने बताया है कि आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आपको आंसर्स पता है। कोई किसी तरीके से पूछ रहा है, कोई किसी तरीके से पूछो, तो उसके आंसर्स टाइम टू बट व्हेन यू मीट पीपल तो इन योर माइंड आल्सो देखिए, खाली रीड करने से और किसी वो रिवीजन भी हो रहा है, आपके सारे कोरिलेट भी हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, सारी चीजें जो है रिवाइंड हो रही हैं। थैंक यू सो मच आशीष सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। काफी कुछ आपके बारे में जाना, इंडस्ट्री के बारे में जाना, कैसे क्या पर्सपेक्टिव है आज के दिन में इंडस्ट्री का। और आशीष सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सो मच वैल्यूएबल टाइम टू अस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे वेट करें। वी वुड बी कमिंग सून विद अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू।